आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा सा युद्ध का मैदान, मेरे चारों ओर धूल और मिट्टी से भरा हुआ वातावरण, साथ में आ रही है घोड़ों के टापों की आवाज, उन पर सवार शस्त्रों से सुसज्जित सेना और सामने एक विशालकाय हाथी पर बैठी हुई सुल्ताना। माथे से पसीना टप टप करके बह रहा है। मन ये नजारा देखकर सिहर सा उठा है। मेरे सामने बस 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो इनके हाथों से मारा जाऊं। दूसरा रास्ता ये है कि मैं सुल्ताना की शर्तों को मानकर उससे विवाह कर लूं, या फिर आखिरी रास्ता मेरी किस्मत है, जो कि मेरा यंत्र चालू हो जाए और मैं तुरंत अपने घर आ जाऊं। आप यही समझ रहे होंगे कि मैं अचानक किस मुसीबत में फंस गया। तो आपको मैं शुरुआत से बताता हूं। जिस समय मैंने रात दिन एक करके अपने ही मोबाइल को एक टाइम मशीन में परिवर्तित कर दिया था, उसकी फ्लैशलाइट से निकलने वाली रोशनी एक ऐसे द्वार का निर्माण करती थी जिसके माध्यम से हम भूतकाल और भविष्यकाल में प्रवेश कर सकते थे। अब समय आ गया था कि समय की यात्रा करें। मैंने अपने सभी काम पूर्ण किए। गर्मी की छुट्टियां आज से ही लगी थी। मम्मी पापा सभी गांव चले गए थे। अच्छा मौका था टाइम मशीन के प्रयोग का, पर मन में भय लगा हुआ था कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पर चाहे कुछ भी हो, सफर तो तय करना ही था। मैंने सबसे पहले इतिहास की पुस्तक निकाली, पर कोई जगह पसंद नहीं आई। मैं लेट गया और जैसे ही सोचने लगा, मेरे कान में एक गाना गूंजने लगा। मैंने झट से टीवी चालू किया और देखने लगा कि एक गाने में ताजमहल को दिखाया जा रहा था। मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मुगल काल में जाऊं और शाहजहां के दर्शन करूं। मैंने झट से मोबाइल निकाला और उसमें मुगल काल डालकर बटन दबाया कि सामने एक प्रकाश से भरा द्वार मेरे सामने था। मैंने झट से अपना बैग उठाया और प्रवेश किया। पीछे मुड़कर देखा तो प्रकाश द्वार वैसा ही खुला हुआ था। मैंने मोबाइल झट से बंद किया, जिससे द्वार बंद हो गया। मैंने देखा कि चारों तरफ घना जंगल है। मैं खुश था, पर देखना यह भी था कि मैं सच में भूतकाल में हूं या कहीं और। मैंने जंगल से बाहर आकर देखा, मेरे सामने बालू ही बालू था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि बालू तो सिर्फ राजस्थान में होता है। मैं आगे बढ़ा और कुछ दूर पहुंचा तो देखा मेरे सामने एक बड़े से पत्थर का आलीशान गेट था। मैंने गौर किया कि उस पर कुछ अरबी में लिखा है, पर मैंने यदि मुंह खोला तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस समय हिंदी बोली जाती थी या नहीं, इसलिए मुंह बंद रखना ही ठीक था। मैंने देखा कि पूरा मोहल्ला ही मुसलमानों से भरा हुआ है। जगह जगह मस्जिद और दरगाह, पर एक भी हिंदू नहीं। मैंने एक बच्चे को रोककर इशारे से पूछा कि ये कौन सी जगह है। उसने भी कुछ समझा नहीं, बस अपने हाथों से एक और इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने था एक बड़ा सा पिरामिड। पिरामिड देखकर मैं बहुत चक्का रह गया, पर नजारा भी देखने योग्य था। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई थी। मैंने सिर्फ मुगल काल टाइप किया था। सन और देश का नाम डालना भूल गया। जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठा, पर खुश था कि मुझे नायाब पिरामिड और पत्थरों से बनी मूर्तियां देखने को मिली। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये काल कौन सा है। भूख भी बहुत तेज लग पड़ी थी। मैं चलते चलते थक चुका था कि मुझे एक बाजार दिखाई दिया। भूख से तिलमिला रहा था, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। बाजार बड़ा ही सुंदर था। तरह तरह की मिठाइयां और फलों से पूरा बाजार भरा पड़ा था। मैंने देखा कि सब मुझे देख रहे हैं। लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। मैंने एक व्यक्ति को इशारा किया कि मुझे भूख लगी है और प्यास भी। एक व्यक्ति ने मुझे खाने के लिए तरबूज काट कर दिए, जिससे मेरा पेट भी भरा और प्यास भी। सभी मेरे कपड़े, जूते और बैग देखकर हैरान थे। सभी मुझे मस्खरा कहकर हंसने लगे। बच्चे मुझे छू छू कर भाग रहे थे। सभी समझ गए थे कि मैं परदेसी हूँ। जिसने मुझे तरबूज खाने के लिए दिया, उसने मुझे अपने घर में बुलाया और मुझे देखते हुए इशारे से पूछा कि कहीं मैं गूंगा या बहरा तो नहीं हूँ। मैंने उसे आवाज निकाल कर दिखाया और बताया कि मैं बोल सकता हूँ, पर उनकी भाषा नहीं आती। मैंने उसे इशारे से बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, घूमने आया हूँ, पर मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। उस भले व्यक्ति ने मुझे बिठाया और इशारे से कहा कि मैं उसके पास रह सकता हूँ। वो मुझे
भाषा भी सिखाएगा और घुमाएगा भी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन यहीं रुकूं, कुछ दिन मजे लेकर उड़नछू हो जाऊंगा। बस वहीं रहकर उनकी भाषा भी सीखने लगा और घूम घूम कर मन भी बहलाने लगा। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना अपना मोबाइल चालू करूं और रात में ही यहां से चलता बनूं। रात होते ही मैंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल चालू किया कि प्रकाश से भरा द्वार मेरे सामने ही था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि प्रकाश में द्वार गायब हो गया और मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका था। अब करता भी क्या, मोबाइल की बैटरी समाप्त हो चुकी थी। अब क्या करता, मोबाइल कैसे चार्ज करूं? क्योंकि चार्जर और मोबाइल तो मेरे पास था, पर बिजली कहां से लाऊं? अब तक तो यहाँ बिजली की खोज भी नहीं हुई थी। यहाँ तो अभी तक सभी लालटेन और दिए से काम चलाते थे। हाय मेरा नसीब, कहां फंस गया। ये बोलते हुए अपने सर पर मैंने हाथ रख लिया और वहीं बैठ गया। अब आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को। ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। मोबाइल की बैटरी खत्म हुई, चार्जर मेरे पास था, पर समझ में ये नहीं आ रहा था कि मोबाइल चार्ज कैसे करूं। यहाँ तो अभी तक बिजली का कोई नामो निशान न था। मुझे तो लगा बस अब पूरा जीवन यहीं पर जीना पड़ेगा। मैंने अपना मोबाइल और चार्जर बैग में रखा और अपना बैग भी छुपा दिया। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं आंसुओं को पोंछते हुए बाहर निकला मुंह धोने के लिए। उसी समय घर के मालिक वहां आ गए जो मुझे भाषा सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें हम लोगों की भाषा भी आती है। हम कोई काम धंधा शुरू करें और कमा कर लाएं। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, पर कभी कोई पूछे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो बोलना कि मंसूर अली का भतीजा हूं। यदि किसी को पता चला कि तुम परदेसी हो, तो तुम्हें वो उठा ले जाएंगे और तुम्हें गुलामों के बाजार में बेच देंगे। फिर पूरी उम्र गुलामों की जिंदगी जियोगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने कहा, मुझे मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा। मैंने कहा, क्या आपको पता है कि भारत देश कहाँ है? उन्होंने कहा, नहीं पता, पर ऐसा भी कोई देश है क्या? मैंने कहा, अच्छा तो ये तो पता होगा कि गंगा नदी कहाँ है या सिंधु नदी कहाँ है? उन्होंने कहा, नाम सुना है इन नदियों का, पर ये भी सुना है कि वहां का जीवन बड़ा सुहाना है, पर कहाँ है ये पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा आपको ये पता है कि हिमालय नाम का बर्फों का पहाड़ कहाँ है? उन्होंने कहा, हाँ जानता हूँ, वो पूर्व दिशा की ओर है, पर सुना है वो बहुत भयानक पहाड़ है। वहाँ बर्फ में रहने वाले जानवर बड़े ही खतरनाक हैं और वहाँ रहने वाले लोग बड़े ही साहसी हैं। मैंने कहा, वहाँ कोई जाता है? उन्होंने कहा, हाँ वर्ष में एक बार व्यापारियों का काफिला उस ओर जाता है। कहते हैं कि वहाँ के राजा महाराजा खुश होकर ढेरों इनाम देते हैं। वहाँ के लोग बड़े ही दयालु हैं। हमारे यहाँ तो उस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। मैंने जब अपने देश के बारे में सुना तो गर्व हुआ। मैंने कहा, अब कब जाने वाला है वो काफिला? चाचू जान ने कहा, बेटा 2 बरस से कोई गया नहीं। मैंने कहा, क्यों? जो बूढ़ा व्यक्ति वो मार्ग जानता था, वो एक व्यापारियों का दल लेकर गया था, पर प्रकृति के कोप से सभी मारे गए। अब वो रास्ता कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ की सुल्ताना भी किसी ऐसे ही इंसान को ढूंढ रही है जो वहां जाने का मार्ग बताए। मैंने कहा, अच्छा व्यापार के लिए? चाचू जान ने कहा, नहीं, आक्रमण करके उस देश को लूटने के लिए। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कहा, चाचू बहुत जानकारी ले ली। मैंने सोचा कहीं भी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। अब बिजली मुझे खुद बनानी पड़ेगी। तब तक चाचू जान के बताए गए रास्ते पर चलता हूँ। सुरक्षित रहूंगा तभी जा सकूंगा। मैंने कहा, चाचू जान मुझे ये बताएं कि काम कौन सा करूं? उन्होंने कहा, काम तो गुलाम करते हैं बेटा, तुम व्यापार करो। पर क्या व्यापार करोगे ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी सो जाओ। मैं अंदर जाकर सो गया।
सुबह होते ही चाचू जान की आवाज आई, बेटा उठो। मैं तैयार ही बैठा था। आज मैंने लंबा झब्बा और गोल टोपी पहनी थी। चाचू जान ने कहा, बेटा आज तुम बड़े ही अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही कपड़े पहना करो, पर तुम्हारा एक अच्छा सा नाम भी होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं सोचने लगा कि क्या नाम बोलूं। तभी उन्होंने कहा, उमर कैसा रहेगा? मैंने कहा ठीक है, चलो आज से तुम्हें सभी उमर कहेंगे। मैं खुश था, मुझे एक नया नाम मिला। चाचू जान ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ बाजार चलो, जो व्यापार तुम्हें पसंद आए तुम वो करो। मैंने कहा ठीक है और चल पड़ा खुशी खुशी। बाजार में मैंने बहुत से व्यापारियों को देखा। बहुत सी वस्तुएं बिक रही थी, जैसे मसाले, कपड़े, पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां, रेशमी कपड़े, बांस से बनाई गई टोकरी, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे धागे आदि। पूरा बाजार हम घूमे और घर आए। फिर उन्होंने कहा, बताओ बेटा किस वस्तु का व्यापार करोगे? मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, चाचू जान मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं बताता हूँ। ये बोलकर मैं दरवाजे के पास आकर बैठ गया। मैंने देखा कुछ बच्चे आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर ताली बजा रहे हैं। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, बच्चों क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, हम उन उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे हैं। काश हमारे पास भी एक ऐसा पक्षी हो जिसे जब चाहे इशारे से उड़ाएं और फिर पकड़कर घर ले आएं, तो कितना मजा आएगा। मैंने कहा, हो सकता है ऐसा। सभी बच्चे मेरा मुंह देखने लगे। मैं घर के अंदर गया, पतला सा कपड़ा ले आया, उसे चौकोर में काटकर टोकरी से पतली लकड़ी लगाकर उसकी पतंग बनाई और मजबूत धागे से बांधकर उसे उड़ाया। सभी बच्चे ये देखकर खुश हो गए। मैंने पतंग को ऊंचा उड़ाया और अपने हाथ और धागे के इशारे से पतंग को यहाँ वहां नचाने लगा। बच्चे खुश होकर तालियां पीटने लगे और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर सभी बड़े बूढ़े और जवान पतंग की कलाबाजी देखने लगे। उनके लिए मानो एक चमत्कार था। शोर शराबा सुनकर चाचू जान भी बाहर आए। वो भी ये देखकर हैरान थे। मैंने पतंग नीचे उतारा तो सभी कहने लगे, ये क्या है? मैंने कहा, ये चिड़िया है जो मैंने बनाई है। सभी कहने लगे, मुझे भी ऐसा बना कर दो। मैंने कहा, एक चिड़िया की कीमत 1 अशर्फी है, पर कल से बेची जाएगी। चाचू जान ने ये नजारा देखकर कहा, बेटा तेरा दिमाग अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। मैंने सभी से 2-2 अशर्फी ली और उनके नाम लिख लिए। तुरंत बाजार जाकर मैंने चिड़िया बनाने का सामान खरीदा और घर ले आया। मैंने पूरा दिन और पूरी रात मेहनत से चिड़िया बनाई और अगले दिन सभी को दे दी। उस दिन पूरा आसमान रंग बिरंगी चिड़ियों से भरा हुआ था। और आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को। ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चाचू जान ने जब देखा कि चिड़िया अर्थात पतंग बेचकर मैंने अच्छी कमाई की है, तो उन्होंने मुझे बाजार में ही अपने फलों की दुकान के पास एक दुकान खोल कर दी। मैं तरह तरह की चिड़िया बनाकर बेचने लगा और बहुत कम समय में मैंने अच्छी कमाई कर ली थी। अब बस मेरे दिमाग में यही विचार आता कि बिजली कैसे बनाऊं। सूर्य की रोशनी का उपयोग करके बिजली बनाई जा सकती है, परंतु सोलर पैनल बनाने का कोई साधन नहीं था। पर कैसे भी करके बिजली का निर्माण करना ही था। पर उस समय मेरे मन में एक अजीब सा लालच आया। मैंने देखा कि यहाँ सोने से बने आभूषण हैं और बड़े ही सस्ते हैं। साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा भी सोने की थी। यहाँ हीरे से बने आभूषणों की भरमार थी। मैंने सोचा, क्यों ना थोड़ी कमाई करके सोने और हीरे के आभूषण खरीद कर ले चलूं। अपने काल में चलकर बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। इस लालच में मैंने अपना पूरा ध्यान चिड़िया बनाकर बेचने में लगाया। मेरे मन में लालच की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए कोई नई वस्तु बनाने का विचार करने लगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर का समय था और सभी दुकान बंद करके भोजन के लिए घर जाने लगे। मैं भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में इतनी तेज धूप थी और रेत मानो गरम गरम आग की तरह तप रही थी।
कहीं कहीं रेत ऐसे चमकती थी जैसे शीशा रखा हो। यह विचार मन में आते ही मैं खुश हो गया, क्योंकि यहाँ रेत की भरमार थी और नमक की भी कोई कमी नहीं थी। बस फिर क्या था, मन में कांच बनाने की योजना बनाने लगा। कांच अर्थात शीशा बनाने के लिए 75% रेत और 25% सोडियम और चूना चाहिए, जो यहाँ भरपूर था। बस इनके मिश्रण को यदि 1500 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाए तो उनसे पिघलकर निकलने वाले गाढ़े रसायन को शीशा कहा जाएगा, जिसे किसी भी सांचे में डालकर उन्हें कोई भी रूप दिया जा सकता है। बस फिर क्या था, मैंने चाचू जान से कहकर चूना नमक मंगवा लिया और रात में ही प्रयोग करने की ठान ली। अगर बन गया तो ठीक, वरना फिर कोशिश करेंगे। शाम का समय था और मौसम भी सुहाना था। मैं दुकान पर बैठा था कि सामने से एक सवारी आती हुई दिखाई दी। क्या साज धाज था, मानो किसी राज घराने से कोई आ रहा हो। आगे की ओर शस्त्र से परिपूर्ण सैनिक, बीच में पालकी और फिर पीछे सैनिक। पालकी के साथ साथ करीब 4-5 सुंदर युवतियां चल रही थी। सभी व्यापारी अपने दुकान के सामने सिर झुकाए खड़े हो गए। मैं भी उन्हीं की तरह खड़ा हो गया। वो सवारी आकर के मेरे दुकान के सामने रुक गई। पालकी नीचे रखी गई। उसमें से एक सुंदर सुनहरे लिबास पहने हुए एक सुंदरी बाहर निकली। उसका रंग गोरा और चेहरे पर सुनहरा नकाब था। वो धीमे धीमे चलते हुए मेरे दुकान में आई। मैंने झुककर उसका स्वागत किया। उस सुंदरी ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, क्या तुम ही हो वो व्यापारी जिसने अपनी रंग बिरंगी चिड़ियों से पूरा आकाश रंग दिया? मैंने कहा, हाँ, मैं वही व्यापारी हूँ। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिमाग। हमारी सुल्ताना भी ऐसी चिड़िया उड़ाना चाहती है। मैंने कहा, मुझे लगा आप सुल्ताना हो। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं उनकी मुख्य दासी हूँ। वो क्या यहाँ चिड़िया लेने आएंगी? उनके साथ जब हम छत पर टहलने गए तो सुल्ताना ने आकाश में रंग बिरंगी चिड़िया देखी। उन्होंने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे इन्हें उड़ा रहे थे। उन्होंने एक सिपाही से पूछा तो उसने बताया कि एक नया व्यापारी है जो ये चिड़िया बेचता है। इन चिड़ियों को देख उनका मन भी डोल गया और उन्होंने भी चिड़िया उड़ाने की इच्छा जताई और मुझे चिड़िया लेने भेजा। हो सके तो कुछ अच्छी अच्छी चिड़िया हमें दे दो। मैंने भी अच्छी अच्छी 10 चिड़िया निकालकर उन्हें दे दिया। मैं लगातार उस सुंदर दासी का चेहरा देखने की कोशिश करता, पर नकाब की वजह से देख नहीं पाया। बस दिखी तो उसकी मृग के समान आंखें और बार बार धीमे धीमे से झपकती उसकी पलकें। वो भी समझ गई थी कि मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ, पर उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि उसने मेरे हाथों में अशर्फी से भरी एक पोटली दी और कहा, अभी ये रखो और दीदार फिर कभी फुर्सत से कर लेना। ये बोलकर वो धीमे धीमे चलती हुई चली गई और पालकी में बैठ गई और पालकी भी फिर चली गई। मैं वहीं बड़ी देर तक उसी की ओर देखता रहा। चाचू जान मेरे पास आकर बोले, बेटा उमर, पोटली खोल के देख। मैंने पोटली खोली तो उसमें सोने की मुद्रा थी। मैंने वो सब चाचू जान को दे दी। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे मेहनत का इनाम है, इसे तुम ही रखो। मैंने कहा, आपने मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुझे देखकर मन से ये मलाल निकल गया कि कोई मुझे औलाद नहीं है आज तक। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसे पूछा और कहा, भावनाओं में बहना ठीक नहीं, अंधेरा होने वाला है, अब दुकान बंद करके चलते हैं। अभी कुछ नया करना है, बहुत काम है। हमने दुकान बंद की और घर पहुंच गए। मैंने पूरी रात मेहनत करके शीशा बनाया, पर वो काला था, उसमें चमक बिल्कुल भी नहीं थी। मन उदास हो गया। मैंने सोचा क्यों ना इसे पानी से धोकर देखूं। मैंने पास के चूल्हे से थोड़ा राख लिया और उस पर रगड़ने लगा और पानी से धोया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे सामने ही एक चमचमाता कांच था। बस फिर क्या था, मैंने एक लकड़ी का तख्ता लिया और उसको एक ओर से राख से रंग दिया। मैं भागकर गया और चाचू जान से हीरे की अंगूठी मांगी। उन्होंने उतार कर दी और
कुछ पूछा भी। मैं अंदर गया और हीरे की मदद से कांच को चौकोर में काटा, क्योंकि कांच को सिर्फ हीरे से ही काटा जा सकता है। मैंने इस प्रकार एक सुंदर सा आईना बनाया। सुबह होते ही मैंने अंगूठी चाचू जान को दी। चाचू जान ने कहा, बेटा तू पूरी रात सोया नहीं, बताएगा क्या कर रहा था रात भर। मैं अंदर गया और आईना लेकर आया। मैंने उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने की। मैंने उनके सामने वो आईना रखा और कहा, अब आंखें खोलिए। आंख खोलते ही वो डर कर पीछे हो गए। फिर पास आकर उसमें देखने लगे और कहा, आज तक मैंने अपना चेहरा सिर्फ स्थिर जल में ही देखा था, पर पहली बार अपना चेहरा इतना साफ साफ देख रहा हूं। बता मुझे, तूने जल को जमाया कैसे? मैंने कहा, ये दिमाग का खेल है चाचू जान। उसी समय दरवाजे पर कुछ सिपाही आ गए। उन्होंने कहा, क्या चिड़िया बेचने वाला व्यापारी यहीं रहता है? मैंने कहा, नहीं। सिपाही ने कहा, तुम्हें सुल्ताना ने बुलाया है राजमहल में। चाचू जान ने मुझे धीरे से कहा, बेटा वो बहुत ही खतरनाक है, जरा संभल कर रहना। हमने सुना है कि वो बहुत सुंदर है, पर वो बहुत बड़ी जादूगरनी भी है। सुना है उसने बहुत से भयानक जीव और शैतानों को कैद कर रखा है। मैं झट से तैयार हुआ और निकलने लगा तो चाचू जान ने मेरा बनाया आईना एक लाल कपड़े में बांध कर दिया और कहा, ये उन्हें तोहफे के रूप में दे देना, इसके बदले तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। मैंने आईना लिया और सिपाहियों के साथ राजमहल की ओर चल दिया। और इसके बाद हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।